Hello dear students, this is Mrunal ma'am here, and now we will going to solve managerial accounting previous year question paper. MBA semester 1 का जिनका बैकलॉग है, यस दोनों पैटर्न के स्टूडेंट्स 2019 एंड 2024 पैटर्न, दोनों के लिए सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम है, तो दोनों पैटर्न के स्टूडेंट्स ये वीडियो अप्रोच कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्ट ऑफ द टाइम तो थियोरी क्वेश्चंस ही आते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर सॉरी नॉट ई एफ एंड जी अगर देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, और बजट के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है 2 मार्क्स का, तो उसको फोकस करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर एफ एंड जी जो है ये हम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे देखो, अ न्यू फर्म commenced business on 1st January 2024, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 90,000। तो एक 1 जनवरी 2024 को न्यू फर्म स्टार्ट होगी है, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट हो गई बिजनेस, और उन्होंने परचेस किया है 90,000 के गुड्स को। फिर 6,000 जो है उन्होंने कैरेज इनवर्ड स्पेंड किया है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द कॉस्ट ऑफ गुड अनसोल्ड जो है 12,000 है। ठीक है, गुड अनसोल्ड जो है 12,000 यहाँ पे। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड जो हुआ 1,20,000 का हुआ। ठीक है, और व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, ऐसे क्वेश्चंस को पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो गिवन दैट में परचेसेस 90,000 का हुआ, कैरेज इनवर्ड 6,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक ये 12,000 का है। अब आप कहेंगे मैम ये क्लोजिंग स्टॉक तो ऊपर नहीं बताया, स्टॉक अनसोल्ड अमाउंट बताई है। तो जो अनसोल्ड होता है ना स्टॉक, वही क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक क्लोज करते टाइम जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और सेल्स हुआ है 1,20,000, तो ये गिवन है। और अब स्टेप बाय स्टेप हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब स्टेप 1 यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्टेप 1, तो सबसे पहले तो हम जो भी गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसे हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर परचेसेस। तो यहाँ पे देखो, यस परचेसेस एंड कैरेज इनवर्ड जो है उन दोनों की यहाँ पे टोटल हो जाएगी। तो परचेसेस जो 90,000 है, कैरेज इनवर्ड 6,000 है, 96,000 यहाँ पे स्टेप 1 आ जाएगा। अब स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में आपको कैलकुलेशंस करके देखने हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कि जो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो उसको फॉर्मूला क्या है कि जो भी गुड्स अवेलेबल है, ओके, यहाँ पे देखो गुड्स अवेलेबल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये स्टेप्स याद कर लो कि कौन से स्टेप में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। अब गुड्स अवेलेबल कितने हैं, 96,000, क्योंकि हमने परचेस किया प्लस कैरेज इनवर्ड, तो रुपीज़ 96,000 के गुड्स अवेलेबल है। एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो अनस्पेंट हुआ है, वो 12,000 है, तो माइनस करके 84,000 यहाँ पे आ जाएगा। स्टेप 3, यहाँ पे अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल सेल्स कितना है 1,20,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 84,000। ठीक है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आ गई, ₹36,000। ठीक है, इजी था, लेकिन ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। अब इसी के साथ जी नंबर का क्वेश्चन जो था, यहाँ पे जी नंबर के क्वेश्चन में पूछा था कि इफ़ फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000 है, 2,50,000 एंड पीवी रेशो अगर 60% है, तो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला, जिनको फार्मूला याद है वो डेफिनेटली ये इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। गिवन दैट में पहले फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशो 2,50,000 फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशो 60%, एंड बीईपी इन रुपीज़ का फार्मूला क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट को आप पीवी रेशो से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट दिस अमाउंट एज अ बीईपी इन रुपीज़। ठीक है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 60% का साइन वहाँ पे प्रेस करना है,
देन ओनली यू विल गेट 4,16,667 रुपीज़। तो एंड में यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए तो ये सब स्टेप्स दिखाने जरूरी है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके साथ अभी क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 तो वो पूरा थ्योरी है, 5 मार्क्स का है। और यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो पॉइंट, फिर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर आप लिखेंगे इसको पॉइंट बाय पॉइंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन पूरा थ्योरी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, न्यूमेरिकल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हमेशा वहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके और में आता है कॉस्ट शीट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले हैं या जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, वो ये भी रेफ़र कर सकते हैं, और इसके साथ में जो कॉस्ट शीट है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक। तो अब इसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, from the following trial balance of Mr. Mehta as on 31st March, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as on that date। तो पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट के अमाउंट यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि एडजस्टमेंट कौन कौन से पॉइंट के ऊपर है, तो उसके ऊपर हमें स्टार करके भी रखना है। तो देखो, ये स्टॉक इन हैंड जो है यहाँ पे अगर देखेंगे 31 मार्च का, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स आते हैं, एक पी एंड एल, सॉरी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, एंड एक बैलेंस शीट में असेट साइड में आता है, ठीक है। दूसरा है प्रोविजन ऑन 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कहाँ पे है, यहाँ पे देखो मैंने स्टार करके रख दिया, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी को स्टार कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड मोटर कार, मशीनरी कहाँ पे है एंड मोटर कार, देखो प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट वाला कमीशन, कमीशन पेड इन एडवांस्ड, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हमें पहले स्टार करके रखने। अब इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो कौन से फैक्टर्स कहाँ पे जाएंगे उसको वहाँ पे लिख लो, ये पेंसिल से करना है आपको। कैपिटल देखो, कैपिटल लाइबिलिटी में जाता है हमेशा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, गुडविल असेट्स है। ड्राइंग जो है, ड्राइंग हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गिवन है। तो बैलेंस शीट में जो होता है गिवन, कौन सा फैक्टर, कैपिटल फैक्टर, उसमें से हम ड्राइंग को माइनस करके लिखते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे ड्राइंग को माइनस करेंगे फ्रॉम द कैपिटल, या जो भी नेट प्रॉफिट है, तो ये लाइबिलिटीज़ में आएगा। कैश इन हैंड असेट है, फर्स्ट डे जो स्टॉक होता है ये ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। वेजेस भी एक्सपेंडिचर है फैक्ट्री से रिलेटेड, तो ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। परचेस रिटर्न जो है, परचेस लेस रिटर्न दोनों, तो ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में ही आता है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, अगर कैरेज आउटवर्ड है तो वो यस पी एंड एल के डेबिट में, दोनों भी डेबिट में होते हैं। कमीशन, अगर कमीशन का कुछ भी बताया नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि कमीशन कहाँ पे होगा, यस कमीशन ये हमेशा पी एंड एल के डेबिट में है, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट अमाउंट है, अगर क्रेडिट अमाउंट होती तो क्रेडिट में लिख लेते। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2000 इसके ऊपर, तो पी एंड एल के डेबिट में ही जाएगा क्योंकि ये रेगुलर एक्सपेंसेस है। और मोटर कार असेट होती है, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल के डेबिट में जाता है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखो। सेल्स लेस रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सैलरी पी एंड एल के डेबिट में। बैंक चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे गिवन है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब एक्सेस वाला आपको रिजर्व है, तो ये पी एंड एल जो है उसके क्रेडिट में जाएगा। डेटर्स जो है, डेटर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेटर्स असेट्स में आते हैं, क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो सबसे पहले तो
ये ऐसा बाइफरगेट करके फिर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आप एडजस्टमेंट साथ में कर सकते हो या आप अलग से कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अब यहाँ पे मैं सिंपल टेक्निक आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब कैपिटल देखो, वन बाय वन जो यूज़ करेंगे उसको हम टिक मार करके लेंगे कि दैट मीन्स वो हमारा हो गया है। तो सबसे पहले हम कैपिटल को यूज़ करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट को ड्रॉ कर लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ ही यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक ही पेज पे मैंने ड्रॉ किया, लेकिन आप ट्रेडिंग ऊपर या नीचे प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, जहाँ पे लाइबिलिटीज़ रुपीज़, असेट एंड रुपीज़, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट एक्चुअली, वेट अ मोमेंट, बैलेंस शीट में ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिखना है, कंपलसरी है ये। जहाँ पे अकाउंट वर्ड होता है वहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना ही होता है हमें। तो अभी कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज़ में आई राइट हियर फर्स्ट पार्ट कैपिटल 2 लाख रुपीज़, डायरेक्टली आउटर में लिखना ही नहीं है। और इसमें देखो क्या ऐड होता है हमेशा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ओके। तो देखेंगे अगर लॉस है तो वहाँ पे लॉस कर देंगे। फिर इन दोनों वैल्यूज़ की जो भी टोटल है यहाँ पे, जो भी कैलकुलेशन आएगा ऐड करके, उसमें से हम ड्राइंग्स को लेस कर देते, ये फॉर्मेट है, ओके। ये याद रखो, ड्राइंग्स को लेस करके फिर आउटर में बैलेंस जाता है। ये पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यस, यहाँ पे आप देखो सेकेंड वैल्यू इज लैंड एंड बिल्डिंग 87,000। स्टार नहीं है मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आप यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आउटर में 87,000 आप लिख लो, ठीक है। कुछ भी एडजस्टमेंट उसके ऊपर नहीं था। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, यस, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर स्टार किया मतलब एडजस्टमेंट है, तो आप तुरंत उसके साथ ही एडजस्टमेंट कर सकते हो या सेपरेट भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन बेटर वे कि अगर आप लिख ही रहे हो तो साथ में ही अगर एडजस्टमेंट कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस शीट है, एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे एक मिनट, प्लांट एंड कितना है, अमाउंट कितना था, ओरिजिनल जो अमाउंट था उसका 17,500, ऐसे इनर कॉलम में आपको लिखना है, ठीक है। और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। तो हम क्या करते हैं, देखो डेप्रिसिएशन में दो वैल्यूज़ है वहाँ पे, ठीक है। एक मोटर कार के ऊपर भी है, डेप्रिसिएशन हमेशा लेस ही होता है, तो डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे 10% है, एट द रेट ऑफ 10%। तो आप 17,500 पे 10% निकालेंगे तो 1750 आएगा, वो माइनस करेंगे आप तो यू विल गेट 15,750, ठीक है। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया, एडजस्टमेंट को हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं। तो दूसरा इफेक्ट देखो, अभी ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने साथ में बनाया ना, तो मैं एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स यहाँ पे ऐसे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दूंगी। दैट मीन्स ऊपर का पार्ट जो है ट्रेडिंग का होगा और नीचे का पार्ट जो है वो किसका होगा, डेप्रिसिएशन का, सॉरी पी एंड एल का, और पी एंड एल में डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मैं दे दूंगी, लेकिन डेप्रिसिएशन मोटर कार पे भी है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिख लूँगी। और ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 1750 इनर कॉलम में, और फिर मोटर कार का जब आएगा तो दोनों की टोटल आई विल पोस्ट इट है ना आउटर साइड, ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो एक एडजस्टमेंट अब हमारा डेप्रिसिएशन का हो गया। अब नेक्स्ट जो है गुडविल, यहाँ पे है गुडविल 20,000 है असेट्स में, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो गुडविल यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। इट शुड लुक गुड, ऐसे मैं बताऊंगी कि एक एक लाइन अगर छोड़ेंगे तो भी अच्छा है, ऐसे लिखेंगे लेकिन ये अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे गुडविल हो गया। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होगा 22,600, लेकिन वो वहाँ पे हमने कैसे लिखा है देखो, इसके लिए एक स्पेशल हमने जगह यहाँ पे छोड़ी है 22,600 डायरेक्टली। तो ऊपर पहले नेट प्रॉफिट ऐड होगा, फिर ड्राइंग्स लेस होगा, ये याद रखो। उसके बाद कैश इन हैंड एसेट्स है में है 1795 डायरेक्टली कैश। यहाँ पे आप ऐसे लिखो कैश इन हैंड, इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर में। तो जो एडजस्टमेंट नहीं होता जिसके ऊपर, आप डायरेक्टली आउटर में उसे डाल सकते हैं। उसके बाद यस नेक्स्ट वैल्यू है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेट अ मोमेंट गाइस, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। यहाँ पे यस, अब ओपनिंग स्टॉक है ये ट्रेडिंग के डेबिट में 27,000, ठीक है। तो डायरेक्टली ट्रेडिंग इन अकाउंट यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक ऐसे आपको लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक 27,000। तो स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट पॉइंट वही आता है, ठीक है। उसके बाद यस ये जो है वेजेस 10,000, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद रखो कि ओपनिंग स्टॉक के बाद ना मोस्टली टू परचेसेस आपको लिखना है, परचेसेस लेस रिटर्न, और उसके बाद वेजेस, क्योंकि स्टॉक के बाद तो परचेसेस ही आता है, और फिर टू वेजेस लिखो आप। ये फॉर्मेट होता है स्टैंडर्डाइज। तो ये वेजेस कितने थे 10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। अब कभी कभी वेजेस एंड सैलरीज आता है, वेजेस एंड सैलरीज भी आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में ही लिखना है। लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस आया तो आपको वो नीचे की तरफ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ लिखना है वो, ठीक है। अब ये 69,000 परचेसेस लेस रिटर्न P&L के डेबिट में 69,000 डायरेक्टली रिटर्न जो है माइनस करके दिया है। कैरेज इनवर्ड P&L के सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट में 600 कैरेज इनवर्ड है, तो वेजेस के नीचे टू कैरेज इनवर्ड 600 हम लिखेंगे, ओके। अब आती है नेक्स्ट वैल्यू इज कमीशन। कमीशन को स्टार कर दिया है, ओके 6,000 है, और कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे लास्ट वाली, तो कमीशन जो है वो 300 उसमें है पेड इन एडवांस्ड। तो पेड इन एडवांस मतलब होता है प्रीपेड, ओके। और प्रीपेड हम हमेशा लेस करते हैं और उसका इफेक्ट असेट्स में जाता है प्रीपेड का, ठीक है। तो अब ये 6,000 कमीशन हम कहाँ पे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन के नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे टू कमीशन 6,000 लेस प्रीपेड। तो 300 ही प्रीपेड है, तो वो माइनस करके 6,000 माइनस 300 इज
5700 आउटर कॉलम में। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट्स में। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो हम ऐड कर देते और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटीज में जाता। तो यहाँ पे प्रीपेड का जो इफेक्ट है वो हम यहाँ पे असेट्स में देंगे 300 रुपीज़ का। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस नहीं, एडजस्टमेंट में जितनी वैल्यू है वही हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब ये हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, इंश्योरेंस का प्रीमियम है तो इसका इफेक्ट भी कहाँ पे आता है, P&L के डेबिट में आता है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। तो यहाँ पे कमीशन के बाद टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 2000, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोटर कार। ओके, 3000 का, और मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन भी है 20%। मोटर कार असेट्स है तो असेट्स में उसका इफेक्ट, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। तो यहाँ पे मोटर कार 3000 इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एंड डेप्रिसिएशन जो है 20%। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे वो हम माइनस करेंगे, तो 600 आएगा 20% मतलब। ठीक है, और फिर होटर का ये आउटर में 2400 एंड डेप्रिसिएशन का ये 600 का इफेक्ट जो है हमने यहाँ पे P&L में लिखा है। तो ये मोटर कार का मशीनरी के नीचे मैं ऐड करके लिख रही हूँ 600, और इन दोनों की टोटल हम करेंगे और आउटर में डालेंगे। तो कितना हुआ 3 समथिंग लाइक दिस, इतना हो जाएगा दोनों का टोटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैरेज आउटवर्ड 1400 P&L के डेबिट के साइड में। तो टू कैरेज आउटवर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। 1400 कहाँ पे आएगा, P&L में। ठीक है, डेबिट साइड में। उसके बाद ये सेल्स लेस रिटर्न 84,000। सेल्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पे बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, मतलब जो भी रिटर्न्स थे वो भी माइनस करके ये अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है 84,000। ओके, उसके बाद यस सैलरीज 5000 है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1000 का। तो सैलरीज P&L के डेबिट में 5000 आउटस्टैंडिंग ऐड, तो यहाँ पे टू सैलरीज 5000 एंड उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग वाली। देखो प्रीपेड हमेशा लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। तो 1000 ऐड करो, आउटर में आएगा 6000। और आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट जाता है लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज आप लिखो, कितना आया आउटस्टैंडिंग 1000 था, तो वो आउटर कॉलम में यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब सैलरीज के बाद बैंक चार्जेस 105, P&L डेबिट ही आएगा यहाँ पे भी। टू बैंक चार्जेस 105। उसके बाद क्या है, यस गाइस, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है RDD। ओके, लेकिन उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पे तुरंत ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह होता है, तो एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे बाय RDD। क्यों क्रेडिट में लिखा? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इज देयर 500 रुपीज ओनली, है ना, सॉरी इट्स 1500। ठीक है, अब उसके बाद डेटर्स जो असेट में है स्टार किया है, मतलब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, 20,000 डेटर्स है और उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है कि प्रोविजन करना पड़ेगा 5% ऑन डेटर्स का। ठीक है, तो डेटर्स के ऊपर 5%, 20,000 के ऊपर 5%। वेट अ मोमेंट गाइस, स्क्रीन लोड हो रही है। तो ये डेटर्स और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो हमेशा हम इनर बैलेंस ही लिखते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स 20,000 है एंड माइनस जो भी प्रोविजन है, या एक मिनट, एडजस्टमेंट में क्या था, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था शायद से। यहाँ पे 5% ऑन डेटर्स प्रोविजन है। ओके, तो ये 1000 प्रोविजन, ये प्रोविजन जो है ना वो RDD में बैलेंस्ड आउट करते हैं, प्रोविजन @5%। तो यस, यहाँ पे आउटर में 19,000 आ जाएगा। अब ये प्रोविजन का दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट में जाता है। अब बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, देखो ये जो RDD है 1500 एंड ये न्यू RDD, 1500 से 1000 लेस करके जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ऐसे दिखा सकते हो कि 1500, ये देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, 1500 माइनस ये न्यू वाला जो RDD है, ऐसे लिखो, एक मिनट, जो न्यू RDD है वो उसमें से लेस करके 1500 में से 1000 लेस करके कितना आता है, 500 आता है। तो वो उतना आप यहाँ पे 500 ऐसे दिखा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो फिर डेबिट साइड में ये सब वर्कआउट होता। अब ये क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी गिवन था, तो क्रेडिट में से न्यू RDD को माइनस करके यहाँ पे बताया 500 आउटर में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे डेटर्स का हो गया। अब क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली 7,500 आप लाइबिलिटीज में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आता है 7,500। ठीक है, तो ये हो गया सबका पोस्टिंग। अब वन बाय वन आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बाकी की सभी कैलकुलेशंस को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप टोटल जब करेंगे तो आप कौन सी साइड ग्रेटर आती है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लास्ट वाला बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप साइड बाय साइड जो जो एडजस्टमेंट हुआ है उसको भी चेक कर लेना कि प्रोविज़न का हुआ है, सैलरी का, मशीनरी का, कमीशन का, और सिर्फ स्टॉक का बाकी है 64,000। अब कभी कभी स्टॉक में दो वैल्यूज़ देते हैं, एक मार्केट प्राइस, एक ओरिजिनल प्राइस, तो दोनों में से जो कम होती है वही हम सिलेक्ट करते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू 64,000 यहाँ पे, और दो इफेक्ट हम यहाँ पे देंगे। इफेक्ट जाता है
बैलेंस शीट जो है उसके असेट साइड में हमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखना होगा। तो हमेशा याद रखो क्लोजिंग स्टॉक के इवन एनी एडजस्टमेंट जो है, कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसके 2 इफेक्ट तो जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक 64,000। ठीक है, अब सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड की टोटल ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक मिला के जो वैल्यूज़ हो गए वो ग्रेटर हो गए। तो इन लोगों की टोटल आप करके देखो 1,48,000 आ जाएगी। दोनों साइड की करके देखनी है आपको कैलकुलेटर पे। मैं यहाँ पे अभी देख के बता सकती हूँ कि क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर हियर, लेकिन आपको खुद कैलकुलेट करके देखना है। और जो साइड बड़ी होती है ना यहाँ पे, वो हम दोनों तरफ लिखते हैं। तो आई एम राइटिंग हियर 1,48,000 एंड ये दिस 1,48,000 में से आपको ये 27,000, 69,000, 10,600 इन सब की टोटल जो भी है वो लेस करनी है। एंड फिर आपको जो बैलेंस मिलेगा वो समथिंग 41,400 मिलेगा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो फिर लॉस होता है, ग्रॉस लॉस। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट साइड, सेल्स की साइड बड़ी है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन, और इसी को नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, और ये 41,400 आप ऐसे यहाँ पे लिखो, नोट डाउन करो। ठीक है, अब कौन सी साइड ग्रेटर है, यहाँ पे इसकी टोटल करो, इसकी भी टोटल करो, दोनों में से जो बड़ा है वो आपको दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनकी टोटल आप अगर करके देखेंगे क्रेडिट की तो 41,900 है, और ये दोनों तरफ लिखेंगे। और जो भी एक्सपेंसेस साइड की टोटल है, मतलब ये डेप्रिसिएशन प्लस कमीशन प्लस इंश्योरेंस, ये सभी वैल्यू जो है उनकी टोटल करके 41,900 में से माइनस करके जो आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट, और उससे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो डिफरेंस आप खुद कैलकुलेट करके देखो, समथिंग 23,345 आएगा। अब ये जो है 23,345 ये कैपिटल में ऐड होगा, तो ये हो गया 2,23,345, जिसमें से ड्राइंग माइनस करके आउटर में आएगा 2,01,245। आप खुद करके देखो। ओके, सॉरी ये समथिंग, वेट अ मोमेंट, 2,01,745 आएगा। और फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड की टोटल करके देखनी है। दोनों की टोटल अगर इक्वल है तो आंसर आपका करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी स्टेप्स को मार्क्स नहीं देती है। तो 1 बाय 1 पूरा प्रोसीजर करके देख लो। और आपका टैली हुआ है तो कितने से टैली हुआ है असेट साइड की टोटल एंड बैलेंस शीट पूरा टोटल टैली हो रहा है या नहीं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने दे दिया, आपको सिर्फ टोटल करके चेक करना है दोनों का, और बाय हाउ मच टैली हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, अब उसके और में क्वेश्चन नंबर बी था, वो कॉस्ट शीट का था। हमेशा कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन वहाँ पे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट in such form as you consider most suitable showing all elements। क्या क्या दिखाना है, प्राइम कॉस्ट दिखानी है, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, ये सब हमें वो कॉस्ट शीट हम जो प्रिपेयर करेंगे उसमें आपको दिखाना है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले तो यहाँ पे कौन से फैक्टर कहाँ पे जाएंगे वो बाइफरगेट करना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू से ही हम स्टार्ट करते, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, ये इससे स्टार्ट होगा हमारा कैलकुलेशन। फिर इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट ऐसा वर्ड आया तो वो फैक्ट्री में ही होता है, तो ये एफ यहाँ पे लिखूंगी। एफ मतलब फैक्ट्री में आएगा, वर्क में आएगा, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड्स में आएगा। फिर फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, वो भी फैक्ट्री में आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, यस मैंने कहा कि इनडायरेक्ट ये वर्ड ही फैक्ट्री में आएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री में ही आता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी फैक्ट्री में आता है। जनरल सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ऑफिस का ऑफिस की कॉस्ट में आता है, ऑफिस में। एडवर्टीजमेंट कौन करता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले करते हैं, ठीक है। अब बैड डेब्स जो है, यस बैड डेब्स जो है वो कौन बेयर करेगा? तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में आता है। तो आप हम जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे तो वहाँ पे वो ऐड हो जाता है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंटिंग भी कौन करता है, कौन देता है? सेलिंग वाले देते हैं। डायरेक्ट वे, देखो ये ऊपर डायरेक्ट मटेरियल है, इसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड होंगे, ऐड इन डायरेक्ट मटेरियल। फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट मटेरियल के यहाँ ही ऐड होंगे। ऑफिस रेंट्स एंड रेट्स कहाँ पे आएंगे? ऑफिस वाला ऑफिस में ही आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये भी ऑफिस में ही आता है। सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर भी ऑफिस में होते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये कंसिडर किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट पे। जनरल ऑफिस ओवरहेड, तो ये ऑफिस में ही आएगा। कैरेज आउटवर्ड मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट की टीम जा रही है बाहर, उनको ये पैसे देने पड़ेंगे, तो ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। एंड सेल्स की वैल्यू सबसे लास्ट में आती है, सबसे लास्ट में ये आता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये सब बाइफरगेट करके आपको पूरा आंसर प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट में बाइफरगेट कर देना, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करेंगे। देखो अभी कैसे करते हैं। फॉर्मेट तो मैंने ड्रॉ करके रखा है, पर्टिकुलर्स रुपीज़ के 2 कॉलम्स। और शुरू करेंगे हम हमेशा डायरेक्ट मटेरियल से, ठीक है। फिर उसमें आप ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कुछ परचेसेस होता तो वो भी यहाँ पे हम लिख लेते, ठीक है। तो तीनों की टोटल जो होगी वो आती है हमारी इस प्राइम कॉस्ट। तो तीनों वैल्यूज जो है हमें पोस्ट करने हैं, उसके वैल्यूज को देखना है। तो क्या क्या एक बार देख लेते हैं। 70,000 यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट, फिर 75 वेजेस एंड 15 अदर्स। तो 70 प्लस 75 प्लस 15, है ना। ये आपको वन बाय वन यहाँ पे लिखना है। 70,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000, इन तीनों की कॉस्ट इज द आउटर में हम लिखेंगे 1,60,000, और ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। देखो अगर प्राइम कॉस्ट करेक्ट नहीं आई और आप आगे कितने भी कैलकुलेशंस करेंगे तो मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले, ये याद रखो। तो प्राइम कॉस्ट हमेशा करेक्ट ही होनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट्री या उसे वर्क ओवरहेड्स कहते हैं हम, वो ऐड कर देते हैं। तो जहाँ पे एफ एफ हमने लिखा है वो सभी लिस्ट यहाँ पे ऐड होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने कहाँ कहाँ पे एफ लिखा है। देखो इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल,
फर्नीचर भी है और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है। एंड नीचे का तो भी डेप्रिसिएशन भी था। एक मिनट, ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है ना, ये एक्चुअली फैक्ट्री में आएगा। डेप्रिसिएशन ये वर्ड आता है फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये सब हम किसके अंडर लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। थोड़ा स्लो बता रही हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, अदरवाइज हमारे वीडियोस यूजुअली बहुत फास्ट बनाती हूँ मैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पेपर का इसी तरह आपको स्लोली स्लोली एनालाइज करना है और फिर आपको ये सब लिखना है। तो मैं अभी डायरेक्टली वन बाय वन यहाँ पे ये सभी वैल्यूज़ को डालती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस, जिसकी कॉस्ट थी 10,000, ठीक है। उसके बाद था फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, 50,000 जिसकी वैल्यू थी। फिर था इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसे नंबरिंग आपने दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया आप डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मटेरियल्स यूजुअली प्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसे बोला है, इसीलिए हम वहाँ पे वर्क कॉस्ट में उसे इंक्लूड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पे फर्नीचर 100 था। उसके बाद फैक्ट्री जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, और फिर जो था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो वो था समथिंग 1500। अब इन सब की टोटल करो आप, कितना आएगा, 67,800 समथिंग आएगा, आप करके देखना, ठीक है। और उसमें ये प्राइम कॉस्ट ऐड करके जो कॉस्ट आ रही है ना 2,27,800, वो हमारी वर्क कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट पूछा है, तो वी गॉट वर्क कॉस्ट 2,27,800, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट ऐसे लिखेंगे, ओके। फिर वर्क कॉस्ट में ऐड होता है जो भी ऑफिस या एडमिन के खर्चे हैं, ओवरहेड्स। तो उसमें जो जो था हमने बाइफरगेट किया हुआ, वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या क्या था देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने ऑफिस लिखा है, देखो ऑफिस सैलरीज 4,500, उसके बाद ऑफिस का रेट्स 500, उसके बाद जो सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर है 12,000, और फिर जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस ये 1,000। ये चारों वैल्यूज जो है वो ऑफिस आएगा, ऑफिस के अंडर आएगा, ऑफिस एंड एडमिन, और उसके ऐड करने के बाद हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। तो देखो ऑफिस सैलरीज था 4,500, उसके बाद ऑफिस रेंट्स एंड रेट्स, पूरा लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा स्लो गया है। फिर सैलरी टू
मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा एग्जाम में। ओके, एंड फिर जनरल जो है ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पे 1,000। इन चारों की टोटल करेंगे 18,000 आ रही है। तो आप खुद करके देखना, ठीक है। 18,000 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। पर जो वैल्यू है ये वर्क कॉस्ट, उसमें ऐड करो ये 18,000, तो हाउ मच वी विल गेट, 2,45,800 मिलेंगे, और उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद सेलिंग वाले सभी खर्चे ऐड कर लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स, ठीक है, ये ऐड करो। और फिर जो आएगा आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी प्लस कम पड़ गई है, तो मैं डायरेक्टली अभी ऊपर मैंने बायफरकेट करके बताया है। तो आपको सेलिंग में जो जो आता है यहाँ पे, जनरल सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बैड डेट्स, ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड। इन सब की वैल्यूज़ आप डाल के आपको ये 10,800 और ऊपर के वैल्यूज़ आपको ऐड करके यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। 2,45,000, सॉरी 2,56,600 समथिंग आएगा, वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। ओके, और कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट आप करेंगे, या कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो सेल्स की वैल्यू जो गिवन है वो एंड में आपको लिखना है, सेल्स का जो भी वैल्यू है। और सेल्स 3,50,000 है, तो 3,50,000 में से जो भी 2,56,600 माइनस करके आएगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। सेल्स तो गिवन ही है डायरेक्टली, तो ये अच्छे से नोट डाउन करके आपको लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताया है, लेकिन यही वैल्यूज़ आपकी मैच हो रही है नहीं मुझे बताना, और प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है, ये नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे पार्ट 2 में। तो फिलहाल इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।